नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। हम लोग प्लांट ब्रीडिंग को लेके क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं, उससे हम लोग क्या-क्या इम्प्रोवाइज़ करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास भाई? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास हाई यील्ड। हम जो है अगर बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं, तो उससे हमारी सीधी-सी बात ये होती है कि भाई उस एक्टिविटी या उस प्रैक्टिकल फंक्शन को करने के बाद क्रॉप्स पे या फिर फील्ड पे या फिर अगर हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे, किसी भी तरह उसको हम लोग अगर कह सकते हैं कि एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं वो फंक्शन, तो उससे हमारी क्रॉप पे एक मेजर इफ़ेक्ट क्या आना चाहिए कि उसकी यील्ड बढ़ जानी चाहिए, ठीक है? तो प्लांट की यील्ड अगर हमारे पास इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे लिए बेटर ही रहेगा। फार्मर के लिए भाई अगर एक कह सकते हैं कि एक फील्ड से वो एक सीज़न में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन जो है प्रोड्यूस करता है, और प्लांट ब्रीडिंग हेल्प से हम उसे ऐसे प्लांट वैराइटीज़ प्रोड्यूस करके दे सकें जो 5 की जगह उसे 8 या 9 क्विंटल्स ऑफ प्लांट के जो ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस करें। तो यील्ड बढ़ाना हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग में। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हमारा होता है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि जो प्लांट के सीड्स, ग्रेन्स या फिर जो भी प्रोड्यूस है, फ्रूट्स हो सकता है, वो फाइबर हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, वो लेग्यूम्स हो सकते हैं, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पहले उसमें उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बेटर होनी चाहिए, ठीक है? अगर ग्रेन है तो ग्रेन का साइज़ बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रियस कंटेंट बड़ा ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सीरियल क्रॉप्स हैं, तो उसमें अगर बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स बेटर होने चाहिए। अगर हमारा फाइबर है तो फाइबर की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? कैश क्रॉप्स हैं तो कैश क्रॉप्स में क्या कहते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली शुगरकेन ले सकें तो उसमें जो है शुगरकेन में जो फ्रुक्टोज़ मैटर है वो बेटर होना चाहिए। थर्ड, डिसीज़ रेजिस्टेंस, हमें ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करने हैं जो कि डिसीज़ेज़ से फाइट कर सकें, उन्हें रेजिस्ट कर सकें। क्योंकि भाई अगर कोई डिसीज़ेज़ लगती हैं क्रॉप में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक क्रॉप लगाई और उसमें कोई डिसीज़ लग गई, तो अब डिसीज़ से क्या होगा? आपकी यील्ड कम होगी, आपकी मैनेजमेंट में कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो उसकी जगह हम ऐसी कोई वैरायटी चूज़ करना पसंद करेंगे ना भाई जिसमें हम डिसीज़ रेजिस्टेंस रख सकें। अगर आप जो है कोई डिसीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? प्लांट में डिसीज़ लग ही नहीं पाएगी, आपका मैनेजमेंट भी बचेगा एंड आपकी जो यील्ड इफ़ेक्ट हो रही थी, वो भी नहीं होगी। नाउ फोर्थ थिंग इज़ मैच्योरिटी ड्यूरेशन। ये कह सकते हैं कि एक मेजर पहलू है आज के टाइम में हमारा प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स को लेके, कि हम प्लांट्स की मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं। अब कम क्यों करना चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लेते हैं कि आपने एक सीज़न में क्रॉप लगाई जो कि 4 मंथ ड्यूरेशन में मैच्योर हो रही है या फिर 5 मंथ में ड्यूरेशन में मैच्योर हो रही है, ठीक है? अगर हम उसी जगह एक और क्रॉप लगा सकें जो 3 मंथ के ड्यूरेशन में मैच्योर हो सके, तो इससे हमारे पास 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये क्रॉप जो है हमारे फील्ड पे कम टाइम के लिए रहेगी, तो फील्ड का यूज़ेज़ कम टाइम के लिए होगा। बाकी बचे हुए टाइम में हम फील्ड को किसी और क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड क्या होगा, अगर कम टाइम हमारी ये क्रॉप फील्ड पे रहेगी, तो इससे क्या होगा, हमें इसका मैनेजमेंट कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास डबल फ़ायदे हो गए कि लेस मैनेजमेंट एंड सेकंडली यूज़ ऑफ फील्ड फॉर अदर पर्पसेज़ इन लेफ्ट ओवर टाइम, ठीक है? नाउ फिफ्थ ऑब्जेक्टिव वी हैव इज़ टू इम्प्रूव एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। अब भाई एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो प्लांट के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमें दिखाई देते हैं, वी ऑब्जर्व देम, लाइक प्लांट की हाइट हो गई, ठीक है? अब फ्लाई हाइट की बात करें तो हाइट में क्या है? कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जहाँ पे हमें हाइट प्लांट से कम चाहिए, सिमिलरली कुछ ऐसी फॉडर क्रॉप्स हैं जहाँ पे हमें प्लांट की हाइट ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास प्लांट में ग्रीन साइज़ एंड क्वालिटी हो गई, ठीक है? तो ये कुछ एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं प्लांट के, तो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को प्लांट के इम्प्रूव करना हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट ब्रीडिंग में। नाउ सिंक्रोनस मैच्योरिटी, ये एक थोड़ा-सा नया टर्म है, हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली सिंक्रोनस मैच्योरिटी से हम क्या मीन करते हैं कि हमने एक फील्ड में क्रॉप्स लगाई हैं, तो
आगे वाले हिस्से की क्रॉप पहले मैच्योर हो गई, देन पीछे वाले हिस्सों की क्रॉप फिर बाद में मैच्योर हुई। तो ये चीज़ तो कोई भी फार्मर नहीं चाहेगा। इससे क्या हो सकता है भाई, उसके हार्वेस्टिंग में इश्यूज़ आएँगे, मैनेजमेंट में भी दिक्कतें आएँगी। तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि सारी क्रॉप्स या क्रॉप्स के सारे पार्ट एक साथ मैच्योर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है हमने फील्ड में क्रॉप्स लगाई हैं, तो सभी क्रॉप्स में अगर जर्मिनेशन का फेज़ है तो सब में एक साथ आए। अगर उसमें कह सकते हैं कि फ्लावरिंग हो रही है तो सब में एक साथ फ्लावरिंग हो। एंड अगर जो है उनके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस सब में एक साथ हो। कुल मिला के सभी क्रॉप्स या फील्ड में जितनी भी क्रॉप्स हैं एक साथ मैच्योर हों, रेदर देन अलग-अलग मैच्योरिटी फेज़ की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटरमिनेट ग्रोथ की। हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि एक प्लांट मान लो, मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब जैसे आप मान लो कि ये एक प्लांट बनाते हैं हम लोग, ठीक है? अब यहाँ इस प्लांट में फ्लावरिंग हो गई, फ्लावरिंग के बाद यहाँ पे फ्रूटिंग हो जाएगी, ठीक है? तो जब प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होने लगे तो प्लांट के रिसोर्सेज का यूज़ कहाँ पे होना चाहिए? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में। बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। उन प्लांट्स में उसके बाद भी ग्रोथ होती रहती है। तो प्लांट्स के रिसोर्सेज फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में तो लगते ही हैं, लेकिन ग्रोथ में भी लगते हैं। तो ये चीज़ एक फार्मर नहीं चाहता है। वो तो यही चाहेगा कि अगर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होने लगी है, तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में ही सारे रिसोर्सेज प्लांट के यूज़ हों, जिससे कि बेटर क्रॉप यील्ड मिल सके। तो अब हमारे पास डिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्टेज जिस पे आने के बाद प्लांट की ग्रोथ बंद हो जाए। प्लांट अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिसोर्सेज यूज़ करना बंद कर दे, रेदर देन उसको दूसरे काम में यूज़ करे। जैसे कि फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, या फिर सीरियल में ग्रेन जर्मिनेशन सॉरी कह रहा हूँ, ग्रेन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? आई होप आप समझ चुके होंगे इंटरमिनेट ग्रोथ क्या होता है। नाउ बात आती है सीड डोरमेंसी की। तो सीड डोरमेंसी एक ऐसा केस है कि हमें कुछ प्लांट्स में सीड डोरमेंसी जो है कभी-कभी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, एंड कुछ में हमें सीड डोरमेंसी को हटाना भी पड़ता है। तो सीड डोरमेंसी बेसिकली होता क्या है? सीड डोरमेंसी एक ऐसा केस होता है कि फेवरेबल कंडीशंस होने के बाद भी प्लांट कुछ टाइम तक जर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है? ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? इसके कई रीज़न्स हैं। जैसे कि आपने हार्वेस्टिंग के कुछ दिनों पहले ही एक क्रॉप के मिड में आपने सीड्स की सोइंग कर दी। तो अब सीड्स की सोइंग कर दी और हार्वेस्टिंग के पहले ही मान लीजिए वहाँ बारिश हो गई। तो मॉइस्ट हो गया, टेम्परेचर जो है डाउन हो गया, या फिर सी कह सकते हैं कि जो आपने सोइंग की है उन सीड्स के लिए कंडीशंस फेवरेबल हो गई सीड जर्मिनेशन के लिए। तो अगर वहाँ सीड जर्मिनेशन हो गया तो आपको हार्वेस्टिंग में इशू आएगा। आप हार्वेस्टिंग करने में दिक्कतें होंगी आपको। एज़ वेल एज़ आपका दूसरी तरफ क्या होगा, जो आपने सोइंग की है उसमें भी लॉस होगा। तो वहाँ पे हमें सीड डोरमेंसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। ये तो हो गया एक पहलू इसका। दूसरा पहलू क्या है भाई, कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें डोरमेंसी इंट्रोड्यूस होती है, उसको हमको हटाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने सीड्स की सोइंग की और उसमें जो है जर्मिनेशन ही नहीं हो रहा, तो उन क्रॉप्स के लिए क्या है कि हमें सीड डोरमेंसी को रिमूव करना पड़ता है। सॉरी। नाउ वेराइटीज फॉर न्यू सीजन। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले क्या था कि कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ सीरियल्स या वेजिटेबल्स हमें एक ही सीजन में मिलते थे। अब जैसे आप मैंगो की बात करें, तो मैंगो क्या होता है, जनरली हमें गर्मियों के सीजन में मिलता है, एंड मानसून के सीजन के पहले पहले आते आते ख़त्म हो जाता है वो। प्रॉपर मानसून आपका जो है बाई जुलाई अगस्त आता है, अगर बाई अगस्त एंडिंग आपको मैंगो मिलना बंद हो जाता है। लेकिन अब क्या है, अब मैंगो की कुछ ऐसी वेराइटीज़ आ चुकी हैं, जिनसे हम क्या कहते हैं ऑल ईयर अराउंड हमें मैंगो अवेलेबल हो सकता है। या फिर अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो कॉलीफ्लावर, या फिर बहुत सारे बीन्स हैं, ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हमें साल भर मिलती हैं। उनका सीज़न नहीं होता साल भर, बट हमने ऐसी वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस कर दी थी जिससे की वजह से हम उनको साल भर ग्रो कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेस टॉलरेंस, अब प्लांट्स में किस चीज़ का स्ट्रेस है भाई?
तो प्लांट्स में 2 तरह का स्ट्रेस होता है, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। तो कुछ बायोटिक फैक्टर्स हैं जो प्लांट को जो है हार्म करते हैं, उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट को कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। एंड सिमिलरली कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि टॉलरेंस हमें प्रोवाइड करनी होगी उनके आगे, जिससे कि वो रेजिस्टेंस ना प्रोवाइड कर सके हमारे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, अब प्लांट में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं, तो उन एक्टिविटीज में कभी कभी जो है ऐसा होता है कि कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स यानी कि जो प्लांट को हार्म करने वाले एलिमेंट्स है वो जनरेट होते हैं। तो उन एलिमेंट्स का टाइम टू टाइम रिमूवल होना चाहिए प्लांट्स में। प्लांट के अंदर ऐसा फंक्शनैलिटी होना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं कि जो है फीचर्स होने चाहिए जो कि उनको टाइमली रिमूव कर सके। तो ये हमें प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स में देखना पड़ता है। तो सिमिलरली हमारे पास कह सकते हैं कि जो है 12 टू 13 ऐसे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको लेके प्लांट ब्रीडिंग वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक आइडिया लिया है कि प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या-क्या जो है एम करते हैं, क्या-क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे। इस कंप्लीट लेक्चर को पढ़ने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आवर ऐप इज़ नेम्ड एज़ एग्री एक्सप्लोरर्स एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड। एंड आप सर्च कर सकते हैं एग्री एक्सप्लोरर्स ऑन गूगल और एनी ऑफ द इंटरनेट ब्राउज़र्स। तो वहाँ आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप अदर डिवाइसेज़ लाइक एंड्रॉयड टैबलेट्स, आईओएस, मैक, लैपटॉप्स वगैरह में हमारे ऐप को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।